वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स में स्टेप 4 कवर करेंगे, एलोकेटिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस। इस वीडियो के अंदर हम पहले ऑब्जेक्टिव और बेसिस ऑफ एलोकेशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एलोकेशन बेस्ड ऑन स्टैंड लोन सेलिंग प्राइसेस, जो कि मेन डिफ़ॉल्ट मेथड है एलोकेशन का। उसके बाद खास तौर पर दो एरियाज़ को हम डिस्कस करेंगे। एलोकेशन ऑफ अ डिस्काउंट, जिस तरह से जब पैकेज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स दी जा रही होती हैं तो एक डिस्काउंट दिया जा रहा होता है, तो उसको किसी एक प्रोडक्ट पर अप्लाई करना है या एक से ज़्यादा पर। और फिर एलोकेशन ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पर एलोकेट होगी या उससे ज़्यादा पर। तो इन 4 आइटम्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है एलोकेशन करने का, वो स्टैंडर्ड में मेंशन है कि टू एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यानी हमने जो ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन की थी स्टेप 3 में और जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई की थी स्टेप 2 में, तो उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है in an amount that depicts the amount of consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or service to the customer। तो बेसिकली हमने जो स्टेप 3 में ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन की और स्टेप 2 में जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई की, उनको इस वे में हमने एलोकेशन करनी है कि वो अमाउंट हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की अमाउंट को, जो उसकी कंसिडरेशन एंटिटी को मिलनी है, उसको रिफ्लेक्ट कर रही हो। अब ये ऑब्जेक्टिव हम अचीव कैसे करते हैं? तो उसके लिए जनरल एलोकेशन मेथडोलॉजी ये है कि हम जितनी भी हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती हैं उनकी रिलेटिव स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस लेते हैं और उस पर प्रोपोर्शनेटली हम एलोकेशन कर देते हैं। लेकिन इसमें दो बातों का ख्याल रखना होता है, यानी इस रूल के साथ कुछ एक्सेप्शन है कि डिस्काउंट की एलोकेशन के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, उनको फॉलो करेंगे, और वेरिएबल कंसिडरेशन के एलोकेशन के भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, उनको हमें फॉलो करना होगा। सो एलोकेशन बेस्ड ऑन स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे रेलिवेंट पॉइंट्स क्या क्या होंगे। पहली बात तो ये कि स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस क्या है। द स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच एन एंटिटी वुड सेल अ प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विस सेपरेटली टू अ कस्टमर। अब स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस हमें पता कहाँ से चलेगी? बेस्ट एविडेंस ऑफ अ स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस इज द ऑब्जर्वेबल प्राइस of a good or service when the entity sells that goods or service separately in similar circumstances and to similar customers। कि हम कहते हैं कि जब ये जो प्रोडक्ट है या कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, इसको हम देते हैं तो उसकी सेपरेटली अमाउंट पर हम रूटीन में सेल करते हैं और वो हमारे पास एक ऑब्जर्वेबल प्राइस है कि ये प्राइस हम चार्ज कर रहे होते हैं। तो अक्सर जो कॉन्ट्रेक्चुअली स्टेटेड प्राइस या लिस्ट प्राइस होती है वो हमारी स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस हो भी सकती है, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो ही हो। तो डिफरेंट भी हो सकती है, बाजू का लिस्ट प्राइस डिफरेंट होती है और एक्चुअली जिस प्राइस के ऊपर हम चीज़ें सेल कर रहे होते हैं वो डिफरेंट होती है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसलिए स्टैंडर्ड कहता है कि मे बी बट शेल नॉट बी प्रज्यूम टू बी। से आप प्रज्यूम नहीं करेंगे, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब एक सिचुएशन राइज होती है कि हमने ये पढ़ा कि बेस्ट एविडेंस तो ये है कि ऑब्जर्वेबल प्राइस होनी चाहिए, लेकिन अगर ऑब्जर्वेबल प्राइस ना हो तो फिर एंटिटी को एस्टिमेट करना पड़ेगा स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस को। एस्टिमेशन के लिए डिफरेंट मेथड स्टैंडर्ड में बताए हुए हैं जो सूटेबल हो सकते हैं। द स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू, यानी ये जो मेथड्स हैं ये यूज़ किए जा सकते हैं और ये लाजमी भी नहीं है कि आप इन्हें यूज़ करें। इनके अलावा मेथड्स भी यूज़ हो सकते हैं और इनमें से जो है आप एक को भी यूज़ कर सकते हैं और कम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बाज़ात हम नई प्रोडक्ट अब दे रहे हैं तो हमें उससे पहले आइडिया नहीं है कि इसे सेपरेटली अगर सेल करेंगे तो कितने की सेल करेंगे। तो हम कहते हैं कि कंपेटिटर इससे मिलती जुलती एक प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो उसकी हम मार्केट प्राइस ले लेते हैं और उसमें फिर जो फीचर्स या क्वालिटी और के तरह की जो चीज़ें हैं उनकी एडजस्टमेंट करके हम एक मार्केट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच बेसिकली ये है कि एक सिमिलर प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू ली जाए और उसमें जो फैक्टर्स और फीचर्स का फ़र्क है उनकी एडजस्टमेंट करके एक प्राइस डिटरमिन कर ली जाए। दूसरी अप्रोच है एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो क्या एक्सपेक्टेड है कि इस प्रोडक्ट को बनाने पर या डिलीवर करने पर लगेगी और उसके अंदर जो है मार्कअप मार्जिन की जो परसेंटेज होती है उसको इंक्लूड कर देते हैं। एक अप्रोच होती है रेजिडुअल अप्रोच, जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है कि आप कहते हैं कि जी एक पैकेज में हम 3 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, 2 की प्राइस हमें क्लियरली पता है तो जो बाकी पैसे बच जाएंगे वो तीसरी की प्राइस होगी। तो रेजिडुअल अप्रोच का मतलब है जो बाकी बच जाए वो एक प्रोडक्ट को एलोकेट कर दिया जाए।
अब कम्बिनेशन ऑफ मेथड्स भी यूज़ हो सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप इनमें से कोई एक मेथड यूज़ करें। ये भी पॉसिबल है कि एक सिंगल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर आप किसी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को एलोकेशन एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच की बेस पर उसकी स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस ले रहे हो, दूसरी की जो है आप एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस पर ले रहे हो, तीसरे की रेजिडुअल अप्रोच पर ले रहे हो। तो ये डिफरेंट पॉसिबल है, और टू और मोर ऑफ गुड्स जो हैं अगर हाईली वेरिएबल या अनसर्टन हो तो उसमें आप कम्बिनेशन ऑफ मैथड भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास जो कि IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 33 पर बेस करता है। An entity enters into a contract with a customer to sell product A, B, and C in exchange for rupees 100. The entity will satisfy the performance obligation for each of the product at different points in time. यानी प्रोडक्ट ए, बी और सी डिफरेंट टाइम पर डिलीवर हो रही होंगी, तो एलोकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हम हर प्रोडक्ट को डिलीवर करते हुए कितना रेवेन्यू रिकग्नाइज करें वो हमें पता चलना चाहिए। The entity regularly sells product A separately and therefore the standalone selling price is directly observable. तो हमें जो प्रोडक्ट ए है उसकी प्राइस डायरेक्टली हमारे पास ऑब्जर्वेबल है और ये बेस्ट एविडेंस होता है। To estimate the standalone selling prices, the entity uses adjusted market assessment approach for product B and expected cost plus a margin approach for product C. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एंटिटी तीन प्रोडक्ट्स के लिए तीन डिफरेंट मेथड्स को यूज कर रही है, तो कम्बिनेशन ऑफ मेथड्स यूज हो सकते हैं। प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पे स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस है, तो प्रोडक्ट ए के लिए ₹50 जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है। प्रोडक्ट बी के लिए ₹25 एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, और प्रोडक्ट सी के लिए ₹75 जो कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट 60 प्लस द मार्जिन ऑफ ₹15 की बेस पर कैलकुलेट की गई है। तो टोटल 150 जो है आप इसमें चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे प्राइस से मुराद है स्टैंड लोन सेलिंग प्राइसेस। रिक्वायरमेंट ये है कि एलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ ₹100। अब ये तीनों प्रोडक्ट हम जो है 100 में सेल कर रहे हैं, इंडिविजुअली इनका टोटल 150 बनता है, तीनों पैकेज के तौर पर सेल हो रही हैं तो 100 की बन रही हैं। ऑब्वियसली इसका मतलब है कि पूरे सिनेरियो में 50 का डिस्काउंट है, तो कैसे एलोकेशन की जाए कि तीनों प्रोडक्ट्स कितनी कितनी वैल्यू पे रिकग्नाइज की जाएं कि टोटल 100 का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा हो। सो आंसर की तरफ चलते हैं। जो टोटल हमें जो अमाउंट एलोकेट करनी है वो है 100 की। प्रोडक्ट ए को हम एलोकेशन करेंगे 50/150 ऑफ ₹100, तो ₹33 बनते हैं। प्रोडक्ट बी को 25 डिवाइड बाई टोटल ऑफ 150 इंटू ₹100 जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है, तो 17 बनेंगे। और प्रोडक्ट सी को 75 डिवाइड बाई 150 इंटू ₹100 जो हमारी प्रोडक्ट प्राइस है, तो फिर हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 100 बन। तो जो डाटा है वो हमारे पास प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम क्वेश्चन का डाटा यूज़ करते हैं, जो हमें प्राइसेस स्टैंड अलोन दी हुई होती हैं उनकी इंडिविजुअल और टोटल अमाउंट, और जो हमने टोटल अमाउंट एलोकेट करनी होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट पर जो रूल्स हैं अब उनको डिस्कस करेंगे। तो कस्टमर तब डिस्काउंट रिसीव कर रहा होता है इफ द सम ऑफ द स्टैंड लोन सेलिंग प्राइसेस ऑफ दोज प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विस इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स द प्रॉमिस्ड कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरह अभी प्रीवियस हम क्वेश्चन देख रहे थे तो उसमें जो स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस थी हमारे पास तीन प्रोडक्ट की वो 150 थी, जबकि हम जो टोटल प्राइस चार्ज कर रहे थे वो 100 की थी। तो स्टैंड लोन सेलिंग प्राइसेस एक्सीड कर रही थी और जो प्रॉमिस्ड कंसिडरेशन थी 100 की वो उनसे कम थी, तो इसका मतलब है देयर वाज अ डिस्काउंट। तो रूल ये है कि एंटिटी शेल एलोकेट अ डिस्काउंट प्रोपोर्शनेटली टू ऑल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन in the contract on the basis of the relative standalone selling prices of the underlying distinct goods or services। तो ये प्रोसेस तो हमने क्वेश्चन 1 में ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया है। An entity shall not allocate a discount proportionately when there is observable evidence that entire discount relates to one or more specific performance obligation and not the others। तो अगर आपको क्लियर हो कि ये जो डिस्काउंट है ये तमाम की तमाम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से रिलेट नहीं करता, उनमें से कुछ के साथ रिलेट करता है और कुछ के साथ रिलेट नहीं करता, तो फिर प्रोपोर्शनेट एलोकेशन नहीं होगी और फिर आप जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से डिस्काउंट की एलोकेशन करेंगे। खासतौर पे एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप रेजिडुअल अप्रोच अप्लाई कर रहे होते हैं तो रेजिडुअल अप्रोच अप्लाई करने से पहले डिस्काउंट की एलोकेशन होगी और फिर जो अमाउंट बाकी बचेगी उस पर आप रेजिडुअल अप्रोच के हिसाब से स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस डिटरमिन कर रहे होंगे।
सो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट को जहन में रखते हुए। तो ये क्वेश्चन 2 जो है ये IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 34A पे बेस करके हमने डेवलप किया। एन एंटिटी रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट A, B एंड C इंडिविजुअली thereby establishing the following standalone selling prices। तो हमारे पास प्रोडक्ट A ₹40, B 55 और प्रोडक्ट C 45 की हम इंडिविजुअली सेल करते हैं। इन एडिशन द एंटिटी रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट B and C टुगेदर फॉर ₹60 which indicates that entire discount of ₹40 relates to product B and C and none is related to product A। क्योंकि ये टोटल 100 बनता है और आप इनको कॉम्बिनेशन में 60 का सेल करते हैं, तो जो आप डिस्काउंट इस पर दे रहे हैं वो 40 का दे रहे हैं। तो एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल प्रोडक्ट A, B एंड C इन एक्सचेंज फॉर ₹100। जबकि इनका अगर हम अदरवाइज टोटल करें तो 140 बनता है। 140 और 100 का डिफरेंस 40 है, जो कि क्लियरली नजर आ रहा है कि प्रोडक्ट A से रिलेट नहीं करता, वो प्रोडक्ट B और C से रिलेट करता है, जिन्हें प्रोडक्ट A के बगैर भी ₹60 में सेल किया जाता है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि हमने इस ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ 100 को प्रोडक्ट A, B और C में एलोकेट करना है। तो आंसर में हम देखते हैं कि टोटल 100 की अमाउंट जब हमने एलोकेट करनी है तो प्रोडक्ट A को हम कुछ भी एलोकेट नहीं करेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड डिस्काउंट नहीं है, तो उसकी स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस लेंगे। जबकि प्रोडक्ट B में 55/100 इंटू ₹60 और फिर प्रोडक्ट C के लिए 45/100 इंटू ₹60, जो कि हमारे पास अमाउंट 33 and 27 की आ जाएगी। तो 40 + 60 इस तरह से हमारे पास 100 हो जाएगा। तो आप इस सिनेरियो में देख रहे हैं कि प्रोडक्ट B और C को डिस्काउंट एलोकेट किया गया है, जबकि प्रोडक्ट A को हमने कोई डिस्काउंट एलोकेट नहीं किया। क्वेश्चन 3 हमारे पास IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 34B से रिलेट करता है। एन एंटिटी रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट A, B, C एंड D इंडिविजुअली thereby establishing the following standalone selling prices। प्रोडक्ट A ₹40, प्रोडक्ट B 55, प्रोडक्ट C 45। प्रोडक्ट D की काफ़ी वेरिएबल जो रेंज है ₹15 to 45। इन एडिशन द एंटिटी रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट B and C टुगेदर फॉर ₹60 एंड प्रोडक्ट A, B एंड C टुगेदर फॉर ₹100। तो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 को भी अगर जहन में रखें तो उसके अंदर प्रोडक्ट D के अलावा जो बाकी एरिया है वो हमारा ऑलरेडी इसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। द एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल प्रोडक्ट A, B, C एंड D इन एक्सचेंज फॉर ₹130। सो क्लियरली जो अमाउंट ये बनती है ये 140 है और उसके बाद प्रोडक्ट D भी शामिल है, लेकिन हम टोटल मिला के 130 में दे रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज अ डिस्काउंट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ ₹130 टू प्रोडक्ट A, B एंड C एंड D एंड डिस्कस वेदर रेजिडुअल अप्रोच फॉर प्रोडक्ट D इज एप्रोप्रिएट। तो हम आंसर में सबसे पहले तो प्रोडक्ट A, B और C, क्योंकि उन्हें रेगुलरली सेल कर लिया जाता है, तो उस पर जैसे हमने प्रीवियस एलोकेशन की थी वैसे ही कर लेंगे कि टोटल 100 में प्रोडक्ट A के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं है, वो 40 पे, प्रोडक्ट B और C को 33 और 27 पे रिकॉर्ड करेंगे जस्ट लाइक वी डिड इन क्वेश्चन 2। लेकिन एक एक्स्ट्रा स्टेप अप परफॉर्म करना पड़ेगा, जो हमने प्रोडक्ट D इंक्लूड करनी है। सो टोटल 130 में से प्रोडक्ट A को तो हमने जैसे 40 का ऊपर रिकॉर्ड किया, सेम वैल्यू ले लेंगे। प्रोडक्ट B को जैसे 33 का रिकॉर्ड किया, सेम ले लेंगे। प्रोडक्ट C को 27 का रिकॉर्ड किया, सेम वैल्यू हमने ले ली। और जो डिफरेंस है वो रेजिडुअल अप्रोच अप्लाई करते हुए हम कहेंगे कि जो ₹30 हैं वो प्रोडक्ट D से रिलेट करते हैं। अब यहाँ पर जो रेजिडुअल अप्रोच है वो अप्रोप्रिएट लगती है, क्योंकि अगर आप देखें कि ₹30 की जो ये अमाउंट है जिसमें प्रोडक्ट D सेल की जाती है 15 to 45, उस रेंज के अंदर फॉल करती है। बल्कि इस सिचुएशन में तो एग्जैक्ट उसके मिडल पॉइंट पर आ रही है, मिडल पॉइंट पर आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस रेंज के अंदर रीजनेबली फॉल कर रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रेजिडुअल अप्रोच फॉलो करना अप्रोप्रिएट होगा। क्वेश्चन 4 जो हम करेंगे तो उसमें आपने क्वेश्चन 3 को ध्यान में रखना है, क्योंकि यही सेम डाटा होगा, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन चेंज के साथ। तो क्वेश्चन 4 में हमारे पास जो बेस कर रही है ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 34C पर कर रही है। इसका सारा डाटा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है,
जो कि एग्जाम्पल 34B से रिलेट करता था। तो सारा डाटा सेम है। और रिक्वायरमेंट में आते हैं तो एक चेंज है कि टोटल जो प्राइस है वो 105 की है। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में भी ये पूछा हुआ है कि 105 को अगर एलोकेट करेंगे तो कैसे करेंगे और क्या रेसिडुअल अप्रोच जो है वो अप्रोप्रिएट होगी या नहीं। तो सिमिलर सोल्यूशन अगर हम डेवलप करते हैं तो फर्स्ट पार्ट के अंदर तो हम वैसे ही ले लेंगे, और सेकंड पार्ट में 105 को एलोकेट करते हैं। तो जब प्रोडक्ट डी की बारी आएगी तो यहाँ पर अब बैलेंसिंग फिगर 30 नहीं है, दैट इज जस्ट 5। और रेसिडुअल अप्रोच अप्लाई करते हुए हमारे पास जो अमाउंट आ रही है वो 5 की आ रही है। अब रेसिडुअल अप्रोच जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं लग रही, इनअप्रोप्रिएट, क्योंकि प्रोडक्ट डी जब लोएस्ट अमाउंट पर भी सेल की जाती है तो वो 15 की सेल की जाती है, और जस्ट 5 पर शो करना उस लोएस्ट पॉइंट का भी जस्ट 1/3 है। तो ये उस रेंज के अंदर फॉल नहीं कर रहा और बल्कि उस रेंज से बहुत ही लो है। तो इट शोज के रेसिडुअल अप्रोच यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है। तो एंटिटी को अब क्या करना चाहिए, एंटिटी को 105 की अमाउंट ए बी सी डी में उनकी रिलेटिव स्टैंड लोन सेलिंग प्राइसेस की बेस पर एलोकेट करनी चाहिए और रेसिडुअल अप्रोच को यूज नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली क्वेश्चन 3 ये बता रहा था कि कब रेसिडुअल अप्रोच जो है वो रीजनेबल होती है, अप्रोप्रिएट होती है, और क्वेश्चन 4 हमें ये बता रहा है कि कब रेसिडुअल अप्रोच जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होती। एलोकेशन ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन में वेरिएबल कंसिडरेशन जो एक कॉन्ट्रैक्ट में होती है वो सारी की सारी पूरे कॉन्ट्रैक्ट से भी रिलेट कर सकती है और किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भी रिलेट कर सकती है। तो इस पर टेक्निकल कुछ रूल्स और क्राइटेरियाज हैं, बट उसको अगर हम अप्लाई करते हैं, एक इलस्ट्रेशन है 35A, बेस्ड ऑन दैट हमने क्वेश्चन डेवलप किया है क्वेश्चन 5। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। An entity enters into a contract with a customer for 2 intellectual property licenses, license X and license Y, which the entity determines to represent 2 performance obligation each satisfied at a point in time। यानी दोनों लाइसेंस सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और दोनों पॉइंट इन टाइम पर जो है सेटिस्फाइड होंगे। स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस ऑफ लाइसेंस एक्स एंड वाई आर 8 मिलियन एंड 10 मिलियन, यानी जो इंडिविजुअली हम उनको सेल करते हैं सेपरेटली तो 8 मिलियन और 10 मिलियन का सेल करते हैं, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर लाइसेंस एक्स इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ₹8 मिलियन which is same, and for license Y the consideration is 3% of the customer's future sales of products that use license Y। टोटल एस्टिमेटेड अमाउंट हमारी अब भी एक्सपेक्टेड है कि हमें वही 10 मिलियन मिल जाएगी। तो अगर हम उसे फिक्स्ड अमाउंट पर सेल करते तो 10 मिलियन मिलती। वेरिएबल पर भी हमारा एस्टिमेट यही है कि 3% के हिसाब से भी जो हमें टोटल पैसे मिलेंगे वो ₹10 मिलियन ही बनते हैं। लाइसेंस एक्स जो है वो 1 जुलाई को ट्रांसफर किया गया और लाइसेंस वाई 1 अगस्त को। रिक्वायरमेंट ये है कि हमने इनके अमाउंट और रिकग्निशन को डिस्कस करना है। तो आंसर में हम देखते हैं कि 1 जुलाई को जब हमने लाइसेंस एक्स को ट्रांसफर किया तो हम 8 मिलियन का रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लें। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी वही प्राइस है, सेपरेटली भी इसकी वही स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस है और प्राइस फिक्स्ड है। तो लाइसेंस एक्स को ये 8 मिलियन एलोकेटेड है, जिस दिन इसको ट्रांसफर करेंगे तो पॉइंट इन टाइम पर इसका रेवेन्यू रिकग्नाइज हो जाएगा। जब बात आती है लाइसेंस वाई की तो वो 1 अगस्त को हमने ट्रांसफर किया है, बट अपॉन द ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस वाई एंटिटी डज नॉट रिकग्नाइज रेवेन्यू बिकॉज कंसिडरेशन जो है वो सेल्स बेस्ड रॉयल्टी पर है। इसका मतलब है जैसे जैसे सेल होगी तब हमारा राइट बनेगा, तब हम रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं, उससे पहले हम रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर सकते। तो लाइसेंस वाई पे जो है हम रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करेंगे, जब सब्सिक्वेंटली सेल हो जाएगी। तो जैसे जैसे सेल होती जाएगी और हमें उसका जो है रेवेन्यू से रिलेटेड हमें मिलता जाएगा, या कह लेंगे हम इंटाइटल्ड होते जाएंगे 3% के हिसाब से, तो हम उस हिसाब से रेवेन्यू को रिकग्नाइज करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था एलोकेशन ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन का, और ओवरऑल हमने इसमें 3 फैक्टर्स को इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि हमने रिलेटिव स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस की बेस पर एलोकेशन कैसे करनी है, डिस्काउंट की एलोकेशन कैसे करनी है और वेरिएबल कंसिडरेशन की एलोकेशन कैसे करनी है। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IFRS 15 का एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि स्प्रिंग 2018 की अटैम्प्ट है और क्वेश्चन का टाइटल है गैलेक्सी टेलीकम्युनिकेशंस। तो क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ये है कि डिफाइन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड लिस्ट एनी 6 एग्जांपल्स ऑफ प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज एज पर IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। तो ये थ्योरेटिकल है, इसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन और टोटल 10 एग्जाम्पल स्टैंडर्ड के अंदर भी मेंशन है जो हमने अपने लेक्चर के अंदर भी कवर की थी, और यहाँ पे भी हम पूरी 10 आपके साथ शेयर कर लेंगे। उनमें से कोई सी भी 6 आप मेंशन कर सकते हैं।
और उसके अलावा भी इवन मेंशन कर सकते हैं जो क्राइटेरिया को मीट करती हैं। तो उसके 5 मार्क्स हैं। बी पार्ट है कि ऑन 1 अक्टूबर 2017 गैलेक्सी टेलीकम्युनिकेशन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक फॉर सप्लाइंग 20 स्मार्टफोन्स टू द बैंक स्टाफ विद अनलिमिटेड यूज ऑफ मोबाइल नेटवर्क फॉर 1 ईयर। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर स्मार्टफोन इज 34650 एंड द प्राइस इज पेबल इन फुल विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी फॉरन ही पे हो जाएगी, तो इसमें कोई इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं है। 10 days बड़ा शॉर्ट टाइम है। एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द फोन विल नॉट बी रिटर्न टू जीटी, यानी वो कस्टमर्स अपने पास रखेंगे। द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एज पर कॉन्ट्रैक्ट वाज क्रेडिटेड बाय जीटी टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट, यानी जो पैसे रिसीव हुए उनकी एंट्री बैंक डेबिट और एडवांस क्रेडिट उन्होंने पास कर दी। द स्मार्टफोन्स वर डिलीवर्ड ऑन 1 November 2017। If sold separately, GT charges rupees 18,000 for a smartphone and a monthly fee of rupees 1800 for unlimited use of mobile network. तो ये जो मंथली फी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है, तो 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अलग अलग अगर इन प्रोडक्ट्स को दिया जाता तो 18,000 जो हैं वो स्मार्टफोन के होते और 21,600 जो हैं वो नेटवर्क सर्विसेज के होते। तो ये टोटल ज़्यादा बनता है, दैट इज़ 39,600, जबकि हम पैकेज में कम अमाउंट पर ये जो है पैकेज दे रहे हैं जिसमें स्मार्टफोन और नेटवर्क सर्विसेज है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017 इन अकॉर्डेंस विद द IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। तो स्टेप वाइज दोनों पार्ट्स की तरफ चलते हैं और वन बाय वन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो आंसर में पार्ट ए हम सबसे पहले रिफ्लेक्ट करेंगे। तो रिक्वायरमेंट है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन दी जाए। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन है कि अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू ट्रांसफर टू द कस्टमर ईदर अ गुड और सर्विस और बंडल ऑफ गुड और सर्विस दैट इज डिस्टिंक्ट और series of distinct goods or services that are substantially the same and that have the same pattern of transfer to the customer। तो एक डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस भी हो सकती हैं और सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज भी हो सकती हैं। अब इसी क्वेश्चन में डेफिनेशन के अलावा कुछ एग्जांपल्स पूछेंगे कि एनी 6 एग्जांपल्स ऑफ प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज जो एक कॉन्ट्रैक्ट में हो सकती हैं अंडर IFRS 15, जो IFRS 15 के स्कोप में आते हैं। तो हम यहाँ पर 10 एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप इनमें से कोई सी भी 6 मेंशन करके फुल मार्क्स एग्जाम में ले सकते हैं। गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय एन एंटिटी फॉर सेल, जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग की होती है और उन गुड्स को आप सेल करते हैं, या रिटेलर के तौर पर रीसेल ऑफ गुड्स जो आपने परचेज की थी एज इट इज़ उनको रीसेल कर देते हैं, या जो कोई राइट्स आपने एक्वायर किए हुए थे उनको रीसेल कर देते हैं, जैसे किसी कंसर्ट के टिकट के राइट्स हैं आपके पास और वो आगे आप फिर इंडिविजुअल कस्टमर को सेल करते हैं, या परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड अपॉन टास्क और टास्क फॉर द कस्टमर, जैसे ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करना और इसी तरीके की, या इंस्टॉलेशन सर्विसेज या असेंबली सर्विसेज प्रोवाइड करके देना। और फिर है स्टैंडिंग रेडी टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज, जैसे रिटेनरशिप फी होती है, या ये होता है कि जी जब भी कस्टमर डिमांड करेगा तो आप उसे गुड सप्लाई करेंगे, उसके लिए आप उससे चार्जेस ले रहे होते हैं। तो ये सर्विसेज भी इटसेल्फ जो है फॉल करती हैं IFRS 15 में। फिर प्रोवाइडिंग अ सर्विस ऑफ अरेंजिंग फॉर अनदर पार्टी टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर, यानी एजेंट के तौर पे काम करना। ग्रांटिंग राइट टू गुड्स और सर्विस टू बी प्रोवाइड इन द फ्यूचर दैट अ कस्टमर कैन रीसेल, यानी आप कहते हैं कि अगर आपसे वो गुड्स लेंगे तो आप जो है उनको कुछ एडिशनल गुड्स प्रोवाइड करेंगे या कुछ राइट्स प्रोवाइड करेंगे जिसको वो आगे सेल कर सकेंगे। कंस्ट्रक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपिंग एन एसेट ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर, जैसे कंस्ट्रक्शन करके देना या कोई कस्टमाइज्ड एसेट या सॉफ्टवेयर बनाकर देना कस्टमर को। लाइसेंस या फ्रेंचाइजेज वगैरह ग्रांट करना, और ग्रांटिंग ऑप्शंस टू परचेज एडिशनल गुड्स और सर्विसेज, जैसे बाजू का सेल की जाती है तो उसके साथ वाउचर दिए जाते हैं, कूपन्स दिए जाते हैं जिसपे फ्यूचर में डिस्काउंट्स या एडिशनल जो है लोअर रेट पर परचेजेस पॉसिबल होती हैं। तो ये 10 आइटम्स हैं, एनी 6 यू कैन राइट।
अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी का जो टोटल सिनेरियो है, हमें एंट्री पास करनी है एडजस्टिंग, तो हम उसका फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे सामने जो इनिशियल डाटा है वो ये है कि स्मार्टफोन अलग से 18,000 का, और जो मंथली फी सर्विसेज एंड नेटवर्क यूज़ की वो 1800 है। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,600 की बनती हैं। तो इनको पहले हम अपनी कैलकुलेशन में नोट कर लेते हैं। तो स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस अगर लिखते हैं तो स्मार्टफोन की 18,000 और नेटवर्क यूजेज की 1800 इंटू 12 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे तो 21,600। ये टोटल हमारे पास बन जाता है 39,600। अब जो हम कस्टमर से प्राइस ले रहे हैं वो 34,650 है। तो हमें एलोकेशन करनी है ऑफ 34,650 की। अब ये किस तरीके से करेंगे, तो दैट वुड बी 18,000 डिवाइड बाई 39,600 इंटू 34,650। तो प्रोपोर्शनेट हम जो है इस प्राइस को एलोकेट कर देंगे। 15,750 आता है। इसी तरह 21,600 डिवाइड बाई 39,600 इंटू 34,650, दैट वुड बी 18,900। तो ये हमारे पास एलोकेशन आ जाती है। अब हमें रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना चाहिए उसको देख लेते हैं। स्मार्टफोन का रेवेन्यू हमने जिस तरह देखा कि एक सेट का 15,750 बनता है, तो 20 सेट्स का कितना बनेगा। 20 सेट्स की अमाउंट बनती है 315,000। इसी तरह नेटवर्क यूजेज की बात करें तो एक आइटम से रिलेटेड 18,900 है। 20 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे और डेट्स देखते हैं कि क्या हैं। 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक ये 2 महीने बनते हैं। तो हम इसकी 2 मंथ्स की अमाउंट को रेवेन्यू के तौर पर रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो 2/12 मंथ्स हमने ले लिया, दैट वुड बी 63,000, और ये टोटल बन जाता है 378,000। तो इसकी बेस पर हमारी जो जर्नल एंट्री है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पास हो सकती है कि हम कहेंगे कि जो एडवांस है वो हम ख़त्म कर देंगे जितने का हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करें। अब स्मार्टफोन का रेवेन्यू हमने कितना रिकॉर्ड करना है, वी कैलकुलेटेड इट 315,000। और नेटवर्क यूजेज का रेवेन्यू 63,000। तो टोटल जो एडवांस है 378,000 से हम डेबिट करके कम कर देंगे। क्वेश्चन का कंप्लीट पर्सपेक्टिव लेने के लिए मज़ीद हम ये देख सकते हैं कि जो टोटल अमाउंट हमें रिसीव हुई थी वो कितनी है। टोटल अमाउंट हमें जो रिसीव हुई थी 20 यूनिट्स की 34650 के हिसाब से वो बनती है 693,000। और इट मीन्स के 378 हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया, टोटल इतने रिसीव हुए थे 693,000। जो बाकी अमाउंट है वो हमें स्टिल कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी या एडवांस फ्रॉम कस्टमर के तौर पर ही शो करनी होगी, एंड दैट वुड बी 315,000। इसको अल्टरनेटिवली आप यूँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 मंथ्स की अमाउंट को हमने यहाँ पे रेवेन्यू बनाया है, तो बाकी जो 10 मंथ्स की अमाउंट है 18,900 इंटू 20 यूनिट्स इंटू 10/12 मंथ्स, वो हम अभी भी लाइबिलिटी के तौर पर शो कर रहे होंगे। जैसे जैसे उसका टाइम गुजरेगा उसे हम कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी से रेवेन्यू के अंदर ट्रांसफर करते जाएंगे। तो क्वेश्चन की जो ये रिक्वायरमेंट थी उसमें एडजस्टिंग एंट्री हमारा मेन सोल्यूशन है, और उसकी सपोर्ट में जो कैलकुलेशन हैं वो यहाँ पर हमने पास की है। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है ब्रिलियंट लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का जो मेन फोकस है वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की आइडेंटिफिकेशन, उनकी स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस को डिटरमिन करना और फिर उसके बाद उसको एलोकेट करने पर है। जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो स्टैंड लोन सेलिंग प्राइसेस को डिटरमिन करने के बारे में है, जो कि टिपिकली बाकी क्वेश्चंस के अंदर इतना फोकस नहीं किया जाता। सो क्वेश्चन रीड करते हैं।
Brilliant Limited manufactures and sells plastic card printing machines with laminators. A machine-specific card printing software is provided as a must part of the printing machine. BL also sells plastic cards imported from Thailand. So basically जो सॉफ्टवेयर यहाँ पर है वो आपकी मशीन का ही हिस्सा है, उसको डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सॉफ्टवेयर सेपरेट यूज़ नहीं हो सकता मशीन से, और मशीन विदाउट सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं हो सकती। तो इस वजह से इस मशीन को और सॉफ्टवेयर को डिस्टिंक्ट नहीं समझेंगे और एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर करेंगे। BL agreed to supply the following to Proud Learners, a country-wide school network. Number 1, 15 card printing machines अवेलेबल हैं ऑलरेडी स्टॉक के अंदर। 8 laminators would require 30 days to deliver, or 100,000 plastic cards available in ready stock. So basically there are 3 performance obligations जो हम straight forward identify कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम सेपरेट नहीं लेंगे, एज वी डिस्कस कि वो डिस्टिंक्ट नहीं है। A lump sum price of rupees 9.2 million for the total contract has been agreed between BL and school network. So this 9.2 million is basically transaction price जो कि फिक्स्ड है। उसके बाद हमें कॉस्ट एंड लिस्ट प्राइसेस ऑफ गुड्स दी हुई हैं और उसमें बताया हुआ है कि कार्ड प्रिंटिंग मशीन की लिस्ट प्राइस 800,000 है, कॉस्ट 400,000 होती है, लेमिनेटर्स की 200,000 है और जो उसकी प्राइस है वो 8 कंबाइन है लेमिनेटर्स के साथ। प्लास्टिक कार्ड जो हैं वो 5 की कॉस्ट के हैं और 12 पर सेल किए जाते हैं। BL डज नॉट सेल प्रिंटिंग मशीन्स विदाउट लेमिनेटर, यानी लेमिनेटर और प्रिंटिंग मशीन्स जो हैं वो एक साथ ही सेल होती हैं। However, in order to get this order, BL went against its policy. There is another supplier of imported card printing machine. क्योंकि आप ये देखें कि बेशक इसमें भी लेमिनेटर दिए जा रहे हैं लेकिन मशीन्स 15 हैं और लेमिनेटर्स 8 हैं। तो एग्जैक्ट 800,000 की प्राइस को हम 8 से मल्टीप्लाई करें या 15 से तो वो नहीं चलेगा, हमें सेपरेट करना ही पड़ेगा। So BL does not sell printing machine without laminator. However, in order to get this order, BL went against its policy. There is another supplier of imported card printing machines of almost similar specification. This supplier sells the machine at rupees 750,000. In most recent customer survey, printing machine of BL has been given 7 out of 10 points against 9 out of 10 given to competitors imported machine. There is no supplier of laminator in the market और रिक्वायर्ड ये है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करें और एलोकेट करें ट्रांजैक्शन प्राइस टू द आइडेंटिफाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ऑब्वियसली एलोकेट करने के लिए हमें स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस चाहिए होगी। अब ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस डिटरमिन करने के लिए IFRS 15 की गाइडेंस क्या है। IFRS 15 की गाइडेंस ये है कि बेस्ट जो स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस है वो तो ऑब्जर्वेबल उसकी प्राइस जो होती है अगर एक एंटिटी उसको सेपरेटली सेल करती हो। अब यहाँ पर ना ही कार्ड प्रिंटिंग मशीन को सेपरेट सेल किया जाता है और ना ही जो है लेमिनेटर्स को सेपरेटली सेल किया जाता है। तो ये जो ऑब्जर्वेबल प्राइस है ये तो हम सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक कार्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो प्लास्टिक कार्ड की जो स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस है ऑब्जर्वेबल प्राइस जिसमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है वो है 12, यानी इसको 12 के हिसाब से ही आप लेकर चलेंगे। अब बात करते हैं कार्ड प्रिंटिंग मशीन की। तो हमारे पास जो जब ऑब्जर्वेबल प्राइस ना हो तो फिर हमारे पास एक अप्रोच होती है एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। तो एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच अगर फॉलो करें तो हम ये देख रहे हैं कि एक और सिमिलर मशीन 750,000 की सेल होती है लेकिन उसकी रैंकिंग 9 है और हमारी रैंकिंग 7 है। सो हम वैल्यू एडजस्ट करके निकाल सकते हैं। तो 750,000 इंटू 7 डिवाइड बाय 9, तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी इसकी दैट वुड बी 583,000। सो प्लास्टिक कार्ड की वैल्यू हमने ऑब्जर्वेबल प्राइस पर ले ली और कार्ड प्रिंटिंग मशीन की हमने ले ली एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच की बेस पे। अब लेमिनेटर्स की बारी बच गई। तो लेमिनेटर्स के अंदर तो हमारे पास कोई ऐसी मार्केट प्राइस भी नहीं है जिसको हम एडजस्ट करके फाइंड आउट कर सकें। तो फिर इसमें हमारे पास दो अप्रोचेस बचती हैं, एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच
और दूसरी रेजिडुअल अप्रोच होती है। रेजिडुअल अप्रोच तो सिर्फ तब फॉलो करते हैं जब कोई और अप्रोच पॉसिबल ना हो। यहाँ पर हमारे पास एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच जो है अप्लाई करना पॉसिबल है। वो कैसे कि हमें ये पता है कि इन दोनों चीज़ों की कॉस्ट 600,000 है और प्राइस जो है 800,000 है। तो अगर इस पे मार्जिन कैलकुलेट करें तो 200,000 का जो प्रॉफिट है वो अगर 800,000 की बेस पर लेंगे तो दैट वुड बी बेसिकली 25%। और अगर कॉस्ट पे लेते हैं 600,000 पे, 200,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है डिवाइड बाय 600,000 तो वो बनता है 33% मार्कअप। तो 200,000 पे अगर हम अप्लाई करते हैं 33% मार्कअप ऐड कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी 266,000। राउंड ऑफ करके वैसे अगर आप जाएंगे तो 266, 667 तक भी चला जाएगा अगर आप एग्जैक्ट परसेंटेजेस को फॉलो करने पर जाते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हम हर चीज़ की स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यही अप्रोच आगे हम सोल्यूशन के अंदर फॉलो कर रहे होंगे कि पहले हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करेंगे, फिर स्टैंड लोन सेलिंग प्राइसेस डिस्कस करेंगे और फिर उनको टिपिकल वे में एलोकेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम आंसर मेंशन कर लेते हैं और आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से बात शुरू करेंगे। तो हमारी 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जो हम क्वेश्चन में देख रहे हैं। हम जो सॉफ्टवेयर है उसको सेपरेट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो अ मस्ट पार्ट ऑफ मशीन है। तो इसको हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो पहली आइडेंटिफाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो है 15 प्लास्टिक कार्ड प्रिंटिंग मशीन विद इट्स सॉफ्टवेयर। उसके बाद 8 लैमिनेट और 100,000 जो या प्लास्टिक कार्ड। अब हमने सॉफ्टवेयर को क्यों इंक्लूड किया उस पर हम एक ब्रीफ जो है नोट लिख देते हैं कि although the software is distinct from printing machine but both are highly dependable to each other and interrelated। क्योंकि मशीन उस सॉफ्टवेयर के बगैर वर्क नहीं करेगी और वो सॉफ्टवेयर उस मशीन से ही रेलिवेंट है, उसके अलावा मशीन पर नहीं चलता। तो दीज आर प्रोवाइडिंग अ कंबाइंड आउटपुट टू पीएल। देयरफॉर सॉफ्टवेयर इज नॉट अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस जो है 9.2 मिलियन की है और ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन स्टैंड अलोन प्राइसेस जो हम डिटरमिन करेंगे वो वन बाय वन हर आइटम की करते हैं। तो पहला आइटम हमारे पास है प्लास्टिक कार्ड प्रिंटिंग मशीन एंड इट्स सॉफ्टवेयर। तो इसकी तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक कार्ड प्रिंटिंग मशीन है उसकी हमें अलग से स्टैंड लोन प्राइस नहीं दी हुई, लेकिन हमारे पास एक और प्राइस है 750,000 की और हमारी रेटिंग 7 है। जो दूसरी प्राइस है उसकी 9 है। तो हम इसमें एडजस्ट करके यानी एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच फॉलो करते हुए जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके स्टेप्स की तरफ चलते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जर्वेबल स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस तो हम एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच फॉलो करेंगे। कंपैरेटर की मशीन सेल हो रही है 750,000 जो सिमिलर है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन हम कस्टमर की रेटिंग को एडजस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या टेक्निक अप्लाई करेंगे? कंपैरेटर की जो प्राइस है दैट इज 750,000। अब जो एडजस्टेड प्राइस होगी हमारी मशीन के लिए वो हमारी रेटिंग 7 है, कंपैरेटर की रेटिंग 9 है। तो 9 से डिवाइड कर दें, 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रेटिंग आ जाती है। रेटिंग के बाद जो एडजस्टेड प्राइस आ जाती है दैट इज़ 583,000। अब हम 15 यूनिट्स दे रहे हैं जैसे हमने यहाँ ऊपर मेंशन कर लिया ऑलरेडी। तो 15 यूनिट्स के हमारे पास पैसे बन जाएंगे 15 यूनिट्स इंटू 583,000 8745,000। तो 8.745 मिलियन हम ये
कह सकते हैं। तो पहले आइटम की जो हमारे पास स्टैंड लोन प्राइस है वो इस्टेब्लिश हो गई। अब दूसरा आइटम देखते हैं, और वो दूसरा आइटम हमारे पास है लेमिनेटर। तो लेमिनेटर्स पर अगर बात करें तो इसमें ना ऑब्जर्वेबल स्टैंड प्राइस है, स्टैंड लोन प्राइस है हमारे पास, ना ही किसी कंपेटिटर की ऐसी प्राइस है जिससे हम असेसमेंट कर सकें। तो हम मार्जिन एक कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो जो पार्ट प्रिंटिंग की मार्जिन 6 लाख और 800,000 की जो है वो हमारी प्राइस है। तो बेसिकली अगर इसे कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करें, जिसे हम मार्कअप कहते हैं, तो दैट वुड बी 33%, या मार्जिन में अगर बात करें तो हम कहेंगे कि इट इज़ 25%। यानी 800,000 पे अगर क्या करते हैं तो 25%, और 600,000 पे 2 लाख ले तो दैट वुड बी 33%। तो ऑन दिस बेसिस 200,000 की कॉस्ट है, इसको यूज़ करेंगे और इसमें मार्कअप ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं कि ऑब्जर्वेबल स्टैंड लोन प्राइस भी नहीं है, और इस वजह से हम जो है एक्सपेक्टेड कॉस्ट वाला सम मार्जिन अप्रोच कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। कॉस्ट गिवन है 200,000। अब इसमें हम अगर मार्कअप कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हम कॉस्ट को बेस बनाकर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 200,000 का 33% हमारे पास बनेगा 66,000। तो कॉस्ट प्लस जो हमारे पास मार्कअप आ जाएगा दैट वुड बी 266,000। अब इसके जो यूनिट्स हैं वो 8 लेमिनेटर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगी 2128,000। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपनी थर्ड एंड फाइनल प्रोडक्ट की, तो वो प्लास्टिक कार्ड्स हैं, और प्लास्टिक कार्ड्स के अंदर हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है उसकी ऑब्जर्वेबल स्टैंड लोन प्राइस दैट इज़ 12। तो इसकी तो हमें कैलकुलेशन के अंदर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लास्टिक कार्ड एंड ऑब्जर्वेबल स्टैंड लोन प्राइस अवेलेबल है, जिसको हम यूज़ कर लेंगे। दैट इज़ गिवन एज 12 पर यूनिट, ₹12 पर यूनिट, और 100,000 यूनिट है, तो ये अमाउंट हमारे पास बन जाएगी 1.2 मिलियन। तो तीनों आइटम्स की स्टैंड लोन प्राइस कैलकुलेट हो गई, कार्ड प्रिंटिंग मशीन्स की, और उसके बाद लेमिनेटर्स की, और उसके बाद प्लास्टिक कार्ड्स की। तो ये तीनों जब कैलकुलेट हो गई तो हमारे क्वेश्चन की दूसरा पॉइंट है एलोकेशन करना। तो अब एलोकेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो तीनों आइटम्स हैं हमारे पास उनको लिस्ट कर लेंगे, और उनकी जो स्टैंड लोन प्राइसेस हमने डिटरमिन की हैं 8745,000, 2128,000 एंड 1.2 मिलियन, इनको हम अपने पास मेंशन कर लेंगे। इनका टोटल कर लेते हैं। दैट इज़ 12.073 मिलियन। अब जो एलोकेट करनी है हमने ट्रांजेक्शन प्राइस वो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 9.2 मिलियन। तो 9.2 मिलियन नोट कर लेंगे। और अब एलोकेशन करनी है तो इट वुड बी इन जस्ट प्रोपोर्शन। तो हम फिगर लेंगे 8745,000 डिवाइड बाय 12,073,000 इंटू 9.2 मिलियन। तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी 6663961। इसी तरह 2128,000 डिवाइड बाय 12,073,000 इंटू 9.2 मिलियन, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1621602। देन 1.2 मिलियन डिवाइड बाय टोटल इनटू द एलोकेटेड प्राइस जो 9.2 मिलियन की है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 914437। तो ये भी हमारा एक जो है आंसर डेवलप हो गया कि एलोकेटेड प्राइस क्या है। तो क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट थी कि एक तो हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करनी है और फिर ट्रांजैक्शन प्राइस को। तो ये दोनों जो स्टेप्स हैं वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, और एलोकेशन के लिए हमें ऑब्वियसली हर चीज़ की स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी पड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमिन की जाती है, उस पर ये क्वेश्चन फोकस कर रहा है। So that's all for today. Have a good day.